हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। क्या? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बीएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए है और फिजिक्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड यानी कि एक्चुअल में जो डिव होता है, डायवर्जेंस होता है, उसका मीनिंग क्या होता है उसका एक्चुअल में। आपने जो लास्ट मेरी वीडियो है डेल ऑपरेटर, जिसमें हमने ग्रेड भी पढ़ा था, डाइवर्जेंस भी पढ़ा था और कर्ल भी पढ़ा था, लेकिन वो मैथमेटिकल तरीके से पढ़ा था। एक्चुअल में होता क्या है डाइवर्जेंस, उसको हिंदी में किस तरह से उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसको आज हम समझेंगे आज की वीडियो में, और कर्ल को भी आज हम समझेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके अगर यदि यूनिट टेस्ट हैं तो उसमें आपको डाइवर्जेंस के बारे में लिखने के लिए आता है तो ये लिखना है, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल है भाई। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने ये पढ़ा था कि डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर फील्ड का आता है तो ये डिव ए कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ ये पढ़ा था कि डेल के साथ यूज कैसे करते हैं और उसको डिव तब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिव होता क्या है, डायवर्जेंस होता क्या है। ठीक है, डायवर्जेंस होता क्या है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये लिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको छाप सकते हैं अच्छे से। तो आइए समझते हैं डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड सबसे पहले, उसके बाद समझेंगे कर्ल। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, है ना। किसी सदिश क्षेत्र का हमें डायवर्जेंस पता करना हो यदि, तो क्या होता है एक्चुअल में डायवर्जेंस समझते हैं। किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस एक अदिश राशि होता है। किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र का जो डायवर्जेंस होता है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। आपने कल पढ़ा था डेल ऑपरेटर वाली वीडियो में कि यदि डेल का एक वेक्टर के साथ में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमें कैसी राशि मिलती है, अदिश राशि प्राप्त होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस एक अदिश राशि होती है। सदिश क्षेत्र क्या होता है, सदिश क्षेत्र आपने अच्छे से पढ़ रखा है भाई। एक क्षेत्र है, उसका हमें सदिश बताना है। एक क्षेत्र है, उसका हमें सदिश बताना है। जैसे ये हमारे पास ये एक क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके नॉर्मल पे होता है। नॉर्मल मतलब इसके ये ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, ऐसे रखा है तो इसके ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, ऐसे रखा है तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो मैंने मान लिया सरफेस ऐसे करके रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ हो गया, ऊपर की ओर, ये रहा ए वेक्टर। समझ रहे हैं, और इस पर जो अभिलंब डाला गया है वो तो ऐसे डाला गया है, अभिलंब ऐसे डाला गया है। तो जो ए वेक्टर है वो अभिलंब के साथ कैसा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इसमें। ठीक है, ये क्या है, ये एक हमने वस्तु मान ली है, ये एक पिंड मान लिया है। तो देखो आइए समझते हैं कि किसी बिंदु पर सदिश राशि का जो डायवर्जेंस होता है वो कैसा होता है, एक अदिश राशि होता है, जिसका जो परिमाण होता है, परिमाण यानी कि इसका जो परिमाण होगा उस बिंदु के चारों ओर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल से बाहर जाने वाले प्रति एकांक आयतन के लिए सदिश क्षेत्र के फ्लक्स क्षेत्र के बराबर होता है। क्या समझ में आई मेरी बात? आपने यदि वैद्युत फ्लक्स पढ़ रखा है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। आपने पढ़ रखा है, फ्लक्स का भी फॉर्मूला होता था, है ना भाई। फ्लक्स आपने पढ़ रखा है, ये वाली चीज, ये फ्लक्स पढ़ रखा है आपने, है ना। ये फ्लक्स पढ़ रखा है आपने कि किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी पढ़ रखा था आपने, है ना। ई डॉट डी एस पढ़ रखा था, है ना, ई डॉट डी एस पढ़ रखा था। तो बस ई वेक्टर की जगह यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है। ई वेक्टर की जगह क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर है। हमने मान लिया, देखो हमने क्या माना है, पहले इतना समझ लिया आपने, किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र का जो डायवर्जेंस होता है क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, जिसका परिमाण जो होता है यानी कि एक उस सदिश क्षेत्र का जो परिमाण होगा यानी कि डायवर्जेंस जो होगा एक्चुअल में वो किसके बराबर होगा, किसी उस बिंदु के चारों ओर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल से। यहां पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल माना है डीएस, उस डीएस से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। इस डीएस में से हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, यानी कि बंद रेखाएं, काल्पनिक पृष्ठ से रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, से बाहर जाने वाले प्रति एकांक आयतन के लिए, भाई ये प्रति एकांक आयतन से होकर गुजर रहा है। प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या हो गया, अपॉन में भी लगा देंगे। प्रति एकांक कोई चीज आती है तो अपॉन में लगा देते हैं। तो प्रति एकांक आयतन के लिए सदिश क्षेत्र के फ्लक्स क्षेत्र के बराबर होता है, सदिश क्षेत्र के फ्लक्स क्षेत्र के। ये क्या हो गया, फ्लक्स क्षेत्र हो गया। तो पृष्ठ एस से बाहर की ओर जाने वाला ए वेक्टर का जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ एस से, ये पूरा पृष्ठ एस हो गया, है ना भाई। सिर्फ डीएस से यदि हम फ्लक्स निकालें, सिर्फ डीएस से जो फ्लक्स निकलेगा वो डी फाई बराबर क्या निकलेगा, ए डॉट डीएस निकलेगा।
ये हो गया सिर्फ इस ds से निकलने वाला फ्लक्स। लेकिन पूरे s से निकलने वाला फ्लक्स हम क्या कर देंगे, उसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन a.ds, तो ये पूरा निकल जाएगा। समझ में आई मेरी बात, पूरा निकल जाएगा। तो पृष्ठ s से बाहर की ओर जाने वाला वेक्टर का जो फ्लक्स होगा वो डबल इंटीग्रेशन सरफेस a.ds होगा। ठीक है, अब ये तो पूरे सरफेस में से हो गया, लेकिन डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सरफेस में से तो निकले लेकिन प्रति एकांक आयतन से। क्या कि जिसका परिमाण उस बिंदु के चारों ओर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल से बाहर जाने वाले प्रति एकांक आयतन के लिए सदिश क्षेत्र के फ्लक्स क्षेत्र के बराबर होता है। यानी कि स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल से बाहर जाने वाले प्रति एकांक आयतन के लिए सदिश क्षेत्र के फ्लक्स क्षेत्र के बराबर होता है। तो प्रति एकांक आयतन के लिए सदिश क्षेत्र के फ्लक्स के बराबर होता है। जहां पे लिमिट, यहाँ पे जो v है, एकांक आयतन जो है वो यदि 0 को टेंड कर रहा हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, तब ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई मेरी बात। देखो, इसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी और ऐड करनी है। थोड़ी सी थ्योरी क्या है, आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं मैं। देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी थ्योरी आपको क्या ऐड करनी है। देखो, आपको ये मानना है कि माना कि पृष्ठ क्षेत्रफल s द्वारा घेरा गया आयतन v है ना। माना कि पृष्ठ क्षेत्रफल s द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो क्या है, v है, तथा पृष्ठ s पर स्थित किसी बिंदु p पर वेक्टर क्षेत्र a वेक्टर है। ठीक है, इस बिंदु, किसी बिंदु p पर हमने क्या मान लिया कि जो वेक्टर क्षेत्र है वो क्या है, a है, a वेक्टर है ना, के चारों ओर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ds है। इसके चारों ओर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ds है ना। उसके बाद क्षेत्रफल ds से बाहर की ओर जाने वाला जो वेक्टर फील्ड a वेक्टर का फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सिर्फ a.ds होगा, है ना। सबसे पहले ये a.ds होगा। उसके बाद में पृष्ठ s से बाहर की ओर जाने वाला जो सदिश क्षेत्र a का फ्लक्स होगा वो ये होगा, है ना। फिर एकांक आयतन से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो ये होगा। और जो एकांक आयतन से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, एकांक आयतन से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वही डाइवर्जेंस कहलाता है, उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। जो एकांक आयतन से निकलने वाला, एकांक आयतन के लिए सदिश क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, यही होता है सिंपल सा आपका डाइवर्जेंस। एकांक आयतन से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड होता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो पूरा है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसके पीडीएफ अच्छे से लिखे हुए नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। अब आइए हम समझते हैं कर्ल क्या होता है। कर्ल को और समझ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्षेत्र का कर्ल, यानी कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड बताना है आपको। ठीक है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड बताना है तो सबसे पहले देखो जानते हैं यह एक वेक्टर राशि होती है। यह क्या होती है, एक वेक्टर राशि होती है। हमें पता है जब कर्ल निकालते हैं हम किसी वेक्टर राशि का तो सदिश गुणन होता है, और सदिश गुणन में हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होती है, वेक्टर राशि प्राप्त होती है, जिसका परिमाण उस बिंदु के चारों ओर खींचे गए सूक्ष्म क्षेत्रफल की बाउंड्री के अनुदिश, यानी कि परिसीमा के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए उस वेक्टर के मैक्सिमम रेखीय समाकलन के बराबर होता है, अधिकतम रेखीय समाकलन के बराबर होता है। हमने ये एक बाउंड्री, एक परिसीमा मान ली है। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या माना है। माना कि किसी वेक्टर क्षेत्र ए में एक बिंदु पी है। ये वेक्टर क्षेत्र ए है जिसमें हमने बिंदु पी माना है। ठीक है, जिसके चारों ओर खींचा गया सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा एस है या डीएस है। इसके चारों ओर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसको सूक्ष्म क्षेत्रफल में बांट लिया इसको, तो वो क्या है, डीएस है, डेल्टा एस है। ठीक है, और सूक्ष्म क्षेत्रफल की परिसीमा एक बंद पथ है। इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, एक बंद पथ है, यानी कि क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद जिसके अनुदेश एक सूक्ष्म हमने अवयव मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया डीएल, जिसके हमने सूक्ष्म एलिमेंट मान लिया डीएल मान लिया, जिसके अनुदेश एक सूक्ष्म अवयव डीएल है। सूक्ष्म अवयव डीएल के अनुदेश वेक्टर क्षेत्र ए वेक्टर का रेखीय समाकलन। तो सूक्ष्म अवयव डीएल के अनुदेश वेक्टर क्षेत्र ए का जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, ए डॉट डीएल होगा। रेखीय समाकलन क्या होगा, ए डॉट डीएल होगा। अब कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या होता है, उस जो कर्ल होता है जिसका परिमाण, यानी कि जो कर्ल होता है उस बिंदु के चारों ओर खींचे गए सूक्ष्म क्षेत्रफल की बाउंड्री के अनुदिश, उस डीएस के या उस क्षेत्रफल के चारों तरफ खींचे गए सूक्ष्म क्षेत्रफल की बाउंड्री के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए। पिछले वाले में डाइवर्जेंस क्या था, प्रति एकांक आयतन के लिए, तो इसमें क्या गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए। और जब प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए आ गया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए आ गया तो वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 1/ds आ गया, 1/s लिख सकते हैं, 1/डेल्टा s लिख सकते हैं, है ना। सूक्ष्म है तो ds, है ना, और अगर जब पूरा है तो s,
है ना। तो जिसका जो परिमाण होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल की बाउंड्री के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए उस वेक्टर के मैक्सिमम रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो क्या होता है कर्ल समझिएगा। सबसे पहले कर्ल क्या होता है। कर्ल क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए उस वेक्टर के अधिकतम रेखीय समाकलन के बराबर होता है। उस वेक्टर के अधिकतम रेखीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है। यदि ds अति सूक्ष्म हो, ds बहुत छोटा है, तो बाउंड्री के अनुदिश, इस पूरे परिसीमा के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा ए वेक्टर का रेखीय समाकलन, वो क्या हो जाएगा, लिमिट ds टेंड्स टू 0 1/ds रेखीय समाकलन a डॉट dl। ठीक है। यानी कि कर्ल क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, ds की जगह बस डेल्टा एस ले लिया है, अति सूक्ष्म 1/डेल्टा s और रेखीय समाकलन a डॉट dl, और n कैप दिशा को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो ये क्या हो गया, कर्ल ऑफ ए हो गया। ठीक है, ये हो गया वेक्टर क्षेत्र का हमारा कर्ल। अब देखो एक और छोटी सी चीज और बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में कर्ल क्या होता है। भाई आपने देखा होगा कर्ल यानी कि कर्ली हेयर सुना होगा आपने, है ना। कर्ल यानी कि रोटेट होना। कर्ल मतलब क्या होता है, रोटेट होना। ठीक है, रोटेट होना मतलब कि आपने देखा होगा कि कर्ल एक्चुअल में आता कहां है, कर्ल आता है जहां पर रोटेशन चल रहा, इसमें लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है। जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो हम जानते हैं पेचकस के नियम से, या फिर बोले तार चालक तार के नियम से, कि जब धारा ऊपर की तरफ होती है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके निकलता है। धारा ऊपर की तरफ होती है, अंगूठे की दिशा में होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। या फिर एम्पियर के परिपथीय नियम से बोल सकते हैं ना, ऐसे तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये जो डीबी है ना, ये जो डीबी है, ये जो बंद है, ये क्या कर रहा है, ये कर्ल को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, कर्ल को शो कर रहा है। ये कर्ल को शो कर रहा है। रोटेशन जो होता है वो कर्ल के लिए होता है। कर्ल मतलब कर्ली यानी कि घुमावदार, जहां पर घुमाव होता है वहां पर उसे कर्ल बोलते हैं। तो ये वर्ड आता है कर्ल के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परिसीमा जो चल रही थी, परिसीमा यानी कि ऐसे रोटेशन में चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको कर्ल बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कर्ल रखा गया है। समझ में आई मेरी बात। भाई आपने ये देखा होगा, ध्यान से समझिएगा एक एग्जांपल। यदि यहाँ पर v वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है ना, v वेलोसिटी से, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इस पॉइंट पर आकर, यदि हम एक कण की बात करें, इस पॉइंट पर आकर एक कण जो है वो चल रहा है ना, और फिर वो धीरे धीरे करके नीचे इधर की साइड आया, धीरे धीरे करके फिर वो इधर की साइड आया, तो क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी वेग तेज है, इससे वो ऐसे करके रोटेट होने लग जाएगा, ऐसे रोटेट होने लग जाएगा, है ना। यहाँ पर जो मौजूद है कण वो रोटेट होने लग जाएगा। जब वो रोटेट होने लग जाएगा तो वो उसी को क्या बोलते हैं, कर्ल बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, कर्ल बोला जाता है। तो ये कहलाता है वेक्टर क्षेत्र का कर्ल, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कर्ल। जहां पर भी परिसीमा के बद्ध हम चारों तरफ चलेंगे, है ना, क्लोज लेके चलेंगे, इधर से लेके इधर पूरा क्लोज चलेंगे, वहां पर कर्ल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ग्रेड को समझाऊंगा, ग्रेडियंट को समझाऊंगा। आज की वीडियो में हमने डाइवर्जेंस को जाना और कर्ल को जाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ जो है, इनके नोट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर बने रहिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए हैं तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।